एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन द नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डिफोए। आज हम इसमें टोटल 50 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एंड इवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर आर सम एमसीक्यूज ऑन रॉबिन्सन क्रूसो। सो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इज हु रोड द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो, मतलब कि इस नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो को किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं ए डैनियल डिफोए, सेकंड ऑप्शन है जोनाथन स्विफ्ट, थर्ड है हेनरी फील्डिंग, फोर्थ है सैमुअल रिचर्डसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डैनियल डिफोए। ये नॉवल जो है रॉबिन्सन क्रूसो ये किसने लिखा है, डैनियल डिफोए ने लिखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप ऑन विच रॉबिन्सन क्रूसो सेट सेल, मतलब कि उस शिप का नाम क्या था जिससे अपनी समुद्री यात्रा रॉबिन्सन क्रूसो ने स्टार्ट की थी। द हिस्पैनियोला, सेंटा मारिया, HMS एंडेवर या फिर द सी एडवेंचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द सी एडवेंचर, ये उस शिप का नाम था। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेयर डज रॉबिन्सन क्रूसो गेट शिपविग्ड, मतलब कि और रॉबिन्सन क्रूसो की जहाज कहाँ पर जो है डूब गई थी। ऑन a deserted island in Pacific Ocean, a deserted island in Caribbean Sea, थर्ड है द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, फोर्थ है द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी a deserted island in the Caribbean Sea. What is the name of Robinson Crusoe companion on the island, मतलब कि उनके साथ जो था रॉबिन्सन क्रूसो के साथ जो उस आइसलैंड पे फंसा हुआ था उसका नाम क्या था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे या मंडे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे। उसके साथ एक और जो है मैन फंसा हुआ था वहाँ पे, वो उसका नाम था फ्राइडे। और ये जो है इसने जो है रॉबिन्सन के साथ ही वहाँ पे समय काटा था जब वो वहाँ पर अकेला था उस आइलैंड पे। उसके बाद इसे ये मिल जाता है, उसके साथ ही ये रहता है, ये फ्राइडे के साथ। हाउ लॉन्ग डज रॉबिन्सन क्रूसो स्टेड ऑन द आइसलैंड, 10 ईयर, 20 ईयर्स, 28 ईयर्स और 30 ईयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 ईयर। 28 सालों तक वो उस आइलैंड पर, डिजर्टेड आइलैंड पर फंसा रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर व्हाट इज रॉबिन्सन क्रूसोज ऑक्यूपेशन बिफोर ही सेट सेल, मतलब उसके समुद्री यात्रा करने से पहले उसका ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब वो क्या काम करता था, क्या उसका प्रोफेशन था। वो सेलर था, मर्चेंट था, सोल्जर था या ट्रेडर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही वॉज अ मर्चेंट। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डज रॉबिन्सन क्रूसोज फादर एडवाइस हिम अगेंस्ट गोइंग टू द सी, मतलब क्यों उसके फादर उसको जो है ये कह रहे थे कि आप सी में मत जाओ। उसके रॉबिन्सन क्रूसो के फादर उसको मना कर रहे थे सी में जाने के लिए। क्यों कर रहे थे वो? बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ शिपविग्ड, ऑप्शन नंबर बी है बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ पायरेट अटैक, ऑप्शन नंबर सी है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी इज बिकॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट ऑफ सी ट्रैवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ शिपविग्ड, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारी जहाज है वो डूब जाए और तुम किसी जगह पे फंस जाओ। और वैसे ही हुआ, यही उनका रीज़न था कि वो उसे मना कर रहे थे कि तुम प्लीज़ बाहर मत जाओ, शिप विप में मत जाओ, समुद्री यात्रा में मत जाओ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द नेम ऑफ द आइलैंड वेयर रॉबिन्सन क्रूसो गेट शिपविग्ड, वो कौन सा आइलैंड था जहाँ पर, उसका नाम क्या था उस आइलैंड का जहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो फंस गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है जुआन फर्नांडिस आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी है टोबैगो आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी है हिस्पेनियोला आइसलैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉट स्पेसिफाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो नॉवेल है उसमें नहीं बताया गया है कि वो डिजर्टेड आइसलैंड जहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो फंस गया था 28 सालों के लिए उसका नाम क्या है, तो इसलिए इसे स्पेसिफाइड नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नॉट स्पेसिफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज रॉबिन्सन क्रूसो मैनेज टू सर्वाइव ऑन द आइसलैंड, कैसे उसने सर्वाइव किया, कैसे अपना जीवन यापन किया 28 सालों तक, कैसे उसने अपना आप को जिंदा रखा आइसलैंड पे। अब हमें ये जानना है। बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब हंटिंग और गैदरिंग करके, मतलब हंटिंग करके, जानवरों का शिकार करके और फ्रूट वगैरह गैदर करके। बाय फिशिंग और फार्मिंग, फिशिंग और फार्मिंग करके। बाय यूजिंग हिज स्किल्स एज अ मर्चेंट, या फिर अपनी
जो है स्किल्स का यूज़ करके, जो कि वो मर्चेंट के रूप में करता था परफॉर्म, और बाई रिलेइंग ऑन हिज कंपेनियन फ्राइडे, या फिर अपने जो साथी था कंपेनियन उस फ्राइडे के साथ जो है रहकर, उस पर निर्भर होकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय फिशिंग एंड फार्मिंग। देखिए उसने फिशिंग करी क्योंकि वो समुद्री एरिया में फंसा था, तो वहाँ फिशिंग के लिए काफ़ी आसानी थी कि मतलब फिशेज वो पकड़ सकता था। वो फार्मिंग की थी, उसने गेहूँ उगाना शुरू किया था, वो उसी पीस कर खाया भी करता था। ये नॉवल में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि क्या क्या वो खाता था और क्या क्या चीज़ें वो उगाता था और पकड़ता था, मतलब हंटिंग वगैरह करता था किन किन चीज़ों का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोरल लेसन ऑफ द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। तो इसके ऑप्शन हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड सेल्फ रिलायंस, द डेंजर एंड डिसओबीडियंस एंड रिबेलियन, द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। ऑप्शन नंबर डी है द पावर ऑफ प्रेयर्स एंड डिवाइन ओबीडियंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड सेल्फ रिलायंस। मतलब इस नॉवल में बताया गया है कि कैसे एक इंसान हर परिस्थिति में भी अपने जो है काम को पूरा कर सकता है, मतलब अपनी ज़िंदगी को चला सकता है, उसे बचा सकता है और मुश्किल से मुश्किल कंडीशन को भी अपने लिए वेरिएबल बना सकता है। यही इस जो है नॉवल का जो है मोरल है, जिसमें कि बताया गया है कि एक इंसान चाहे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, कैसे भी जीवित रह सकता है। बस उसमें अपने अंदर जो है से अपने अंदर विश्वास जगाए रहना होगा और अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। यही इस नॉवल का जो रॉबिन्सन क्रूसो है इसका मोरल है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और हार्ड वर्क, इसकी इम्पोर्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इवेंट्स ऑफ, किसके रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है ये रॉबिन्सन क्रूसो जो नॉवल है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अलेक्जेंडर सेलकर्क, ऑप्शन नंबर बी है सर वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन नंबर सी है सर रेनॉल्फ, ऑप्शन नंबर डी है टॉम फिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर सेलकर्क। ये इनकी रियल लाइफ इवेंट पर जो है ये नॉवल बेस्ड है, रॉबिन्सन क्रूसो। ये भी ऐसी एक जगह आइलैंड में फंस जाते हैं और ऐसे ये कई समय तक बिताते हैं, अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे काटते हैं, जैसे तैसे अपने आप को बचाते हैं और फिर इनको बचा लिया जाता है, इनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो इन्हीं की जो है रियल लाइफ पर बेस्ड है ये जो नॉवल है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज रॉबिन्सन क्रूसो काउंट द डेज स्पेंड ऑन द आइसलैंड। मतलब वो कैसे काउंट करता था, जो वो वहाँ दिन बिता रहा था तो उसे कैसे पता चलता था कि वो कितने दिन से यहाँ पर है इस आइसलैंड पे। सो इसके ऑप्शन हैं बाई काउंटिंग द डेज, बाई मार्किंग ऑन द ट्री, बाई मार्किंग ऑन अ वुडन क्रॉस, और ही डिडंट मार्क द डे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसने एक ऐसे वुडन क्रॉस बना रखा था, जैसे वो क्रिश्चियंस में प्लस का साइन होता है ना, उस तरीके का बना रखा था। उसी में वो क्या करता था कि वो अपने अपने हर दिन को ऐसे ऐसे मार्क करता जाया करता था, तो उससे उसे पता चला कि वो कितने दिन जो है इस आइसलैंड पर, इस आइलैंड पे रुका हुआ है। तो वो क्या करता था, एक वुडन क्रॉस पर मार्क करता था अपने डेज को, हर एक डे को। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो डिड ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑन द डिजर्टेड आइसलैंड। मतलब जब 1 साल पूरा हो गया था रॉबिन्सन क्रूसो को उस डिजर्टेड आइसलैंड पर, तो उसने क्या किया था। उसने सेलिब्रेट किया था, या फिर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, या कुछ नहीं किया था, या फिर फास्ट रखा था। तो इसका राइट आंसर है उसने एक फास्ट रखा था। उसने भगवान से प्रे करते हुए फास्ट रखा था कि भगवान मुझे बचा लीजिए। और उस आइलैंड पे रहते रहते उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट काफ़ी हो गया था, इस रीज़न से भी उसने फास्ट रखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिड फास्टिंग, मतलब उसने व्रत रखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द कंपेनियन ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो ऑन द डिजर्टेड आइसलैंड। मतलब कौन कंपेनियन था रॉबिन्सन क्रूसो के साथ, कौन वहाँ पर उस डिजर्टेड आइसलैंड पर फंसा हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि कंपेनियन कौन था और उसका नाम क्या था, तो आप ये आंसर जानते ही होंगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। राइट आंसर है फ्राइडे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइम पीरियड दैट रॉबिन्सन क्रूसो स्पेंड ऑन द डिजर्टेड आइसलैंड। यहाँ पे तो यहाँ पे ना IS आएगा, ICE नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा। आइलैंड पर उस ये पूछा गया है कि कंप्लीट टाइम पीरियड क्या था जितना रॉबिन्सन क्रूसो ने उस आइलैंड पर जो व्यतीत किया है।
तो इसके ऑप्शन हैं 28 ईयर 3 मंथ 19 डेज, तो ऑप्शन नंबर बी है 28 ईयर्स 2 मंथ 19 डेज। ऑप्शन नंबर सी है 28 ईयर 2 मंथ 90 डेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 28 ईयर 2 मंथ 5 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 ईयर 2 मंथ्स 19 डेज। ये जो है प्रॉपर टाइम पीरियड है जो रॉबिन्सन क्रूसो ने उस डिजर्टेड आइसलैंड पर व्यतीत किया था। ये प्रॉपर टाइम पीरियड है। ऐसे अगर हमसे कोई पूछेगा कितने साल उसने स्पेंड किए थे, तो हम सिर्फ 28 ईयर्स लिख सकते हैं, लेकिन हमसे टोटल टाइम पीरियड पूछ रहा है, कंप्लीट टाइम पीरियड, तो 28 साल 2 महीने 19 दिन, इतना समय जो है रॉबिन्सन क्रूसो ने उस आइलैंड पर बिताया था। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो सर्व एज अ स्लेव फॉर 2 ईयर इन। कहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो को एक स्लेव की तरह काम करना पड़ा था 2 सालों तक? मतलब कि उसे गुलाम की तरह, स्लेव मतलब होता है गुलाम की तरह, कितने सालों 2 सालों तक कहाँ पर काम करना पड़ा? इसके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, स्पेन, अमेरिका या मोरक्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मोरक्को। मोरक्को में उसे 2 सालों तक स्लेव की तरह, गुलाम की तरह काम करना पड़ा था। यहाँ पे भी दिया हुआ है, मोरक्को इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 है, रॉबिन्सन नेम्ड फ्राइडे टू कमेमोरेट द डे। मतलब उसने, रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है फ्राइडे को नाम दिया था, कब, किस दिन दिया था, किस दिन को दर्शाते हुए दिया था, फ्राइडे क्यों दिया था? ही सेव्ड फ्राइडेज लाइफ, ही फाउंडेड कैनिबल्स, ही लैंडेड ऑन द आइलैंड, ही लेफ्ट द आइलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसने, रॉबिन्सन ने जो है फ्राइडे को उसका नाम दिया था तब जिस दिन उसने उसे जो है बचाया था। रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे को कैनिबल्स से बचाया था। कैनिबल्स मतलब क्या होता है? कैनिबल्स मतलब होता है नरभक्षी, मतलब जो लोग आदमियों का, मतलब इंसानों को ही खा जाते हैं, वो उनसे जो है बचाया था। उस आइलैंड पर जो है रॉबिन्सन क्रूसो ने कैनिबल्स को भी देखा था, तो वही जो है फ्राइडे को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तब रॉबिन्सन क्रूसो आकर उसे बचाता है और उसके बाद वो उसका सर्वेंट बन जाता है। कौन? फ्राइडे जो है रॉबिन्सन का सर्वेंट बन जाता है। तो वही बताया गया है कि कब जो है उसकी कब उसको नाम दिया था, उसने किस डे को दिखाते हुए, तब दिया था जब उसने उसकी जान बचाई थी, फ्राइडे की जान बचाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस दैट रॉबिन्सन इरेक्टेड ऑन द आइलैंड सर्व्ड एज। किसकी तरह सर्व करता था वो? आइलैंड पे जो उसने ऐसे क्रॉस बना रखा था, रिलीजियस आइकन था वो, कंपास था, कैलेंडर था, या फिर स्केयरक्रो था। मतलब कि जो वो पुतला खड़ा होता है ना खेतों में डराने के लिए जानवरों को, उसको, चिड़िया वगैरह को, उसे स्केयरक्रो कहते हैं। तो वो किसकी तरह सर्व करता था? वो जो क्रॉस बना था वो था कैलेंडर, जो कि क्या करता था, वो पर्टिकुलरली उस दिन को मार्क करता जाता था जितने दिन वो वहाँ पे स्पेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, कैलेंडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉबिन्सन क्रूसोज फादर विशेस हिज सन टू गो इनटू विच प्रोफेशन। मतलब रॉबिन्सन के फादर क्या चाहते थे कि वो कौन से प्रोफेशन में जाए? फार्मिंग में, बिजनेस में, मेडिसिन में या लॉ में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉ में। वो चाहते थे कि वो एक लॉयर बने। द नेक्स्ट है 20 वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड रॉबिन्सन सॉ ऑन द आइलैंड that filled him with fear? A terrible lion. Then next है wild wolf, a shark, a human footprint. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, a human footprint, जो कि किसके थे? कैनिबल्स के थे। कैनिबल्स वही मैंने आपको बताया ना, नरभक्षी, तो उनसे तो डर लगेगा ही, इसीलिए जो है रॉबिन्सन क्रूसो के अंदर डर भर गया था उसने जब किसके फुटप्रिंट देखी? ह्यूमन फुटप्रिंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हु रेस्क्यूड रॉबिन्सन क्रूसो फ्रॉम द आइलैंड? अ ग्रुप ऑफ पायरेट, अ ब्रिटिश शिप, अ स्पेनिश शिप, अ फ्रेंच शिप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ब्रिटिश शिप ने जो है रॉबिन्सन को वहां से बचाया था, उस आइलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो जर्नल? रॉबिन्सन क्रूसो जिस जर्नल में लिखता था उसका नाम क्या रखा था उसने? The Journal of Robinson Crusoe, The Diary of Robinson Crusoe, The Adventure of Robinson Crusoe, The Voyage of Robinson Crusoe। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द जर्नल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। वो उसमें लिखा करता था चीज़ों को।
जर्नल का मतलब है डायरी। तो वो अपनी डायरी में हर दिन की जो वो दिनचर्या करता था वो उसे नोट किया करता था, और उसी का नाम पूछा गया है कि उसकी जर्नल का नाम क्या था, मतलब जो वो डायरी लिखता था उसका नाम क्या था, उसने नाम रखा था अपनी डायरी का, तो उसका था द जर्नल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज रॉबिन्सन क्रूसो फील अबाउट हिज आइसोलेशन ऑन द आइलैंड? ही इज हैप्पी एंड कॉन्टेंट, ही इज सैड एंड लोनली, ऑप्शन नंबर सी है he is angry and frustrated, ऑप्शन नंबर डी है he is scared and fearful। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, he is sad and lonely, क्योंकि वो वहां पर अकेला था और अकेलेपन में उसे घुटन होने लगी थी, अच्छा नहीं लगता था। तो उसे क्यों बुरा लगता था, मतलब वो क्या इसमें पूछा गया है कि क्या फील करता था, तो ये हमने बता दिया कि वो सैड एंड लोनली फील करता था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, what is the significance of the footprint that Robinson Crusoe find on the island? ऑप्शंस आर, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि वो फुटप्रिंट रॉबिन्सन क्रूसो को दिखे थे आइलैंड पर, वो क्या दर्शाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन और द आइसलैंड। देखिए मैं बार बार आइसलैंड बोल देती हूँ, आप समझ जाइए करेंगे कि वो आइलैंड है, होता है वो बोलते बोलते मेरा ऐसा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इट सजेस्ट दैट द आइलैंड इज इनहेबिटेड बाय वाइल्ड एनिमल, ऑप्शन नंबर सी है इट रिप्रेजेंट अ साइन ऑफ होप फॉर द रॉबिन्सन क्रूसो, ऑप्शन नंबर डी है इट सिंबलाइजेस द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन ऑन द आइलैंड। मतलब कि देखिए जब फुटप्रिंट दिख रहे हैं तो ये तो समझ ही आ रहा होगा ना कि कोई दूसरा इंसान भी है उसके अलावा उस आइलैंड पे। जब बताया गया है कि वो वहाँ पर सैड एंड लोनली फील कर रहा था क्योंकि वो आइसोलेटेड था, अकेला था उस आइलैंड पे, जब उसने फुटप्रिंट देखे तो उसे पता चला कि और लोग भी जो हैं इस आइलैंड पर हैं, बट वो कैसे लोग थे ये तो हम जान ही चुके हैं ऊपर। चलिए 25 पे चलते हैं। हाउ डज रॉबिन्सन क्रूसो ट्रीट फ्राइडे? He treat him as a slave, he treat him as a friend, he treat him as a servant, he treat him as a companion। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ही ट्रीट हिम एज अ कंपेनियन। वो अपने सारथी के साथ सारथी की तरह उसे ट्रीट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो जर्नी? रॉबिन्सन क्रूसो की जर्नी का पर्पस क्या था उसके मुताबिक? टू एक्सप्लोर न्यू लैंड एंड डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, टू ट्रेड गुड्स एंड मेक प्रॉफिट, टू एस्केप हिज फैमिली एंड स्टार्ट न्यू लाइफ, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड कन्वर्ट द नेटिव्स। तो इसका राइट आंसर है, वो क्या था, वो मर्चेंट था, इसलिए वो ट्रेड के लिए और प्रॉफिट के लिए जो है सेल करना चाहता था। वो इस जर्नी को इसीलिए उसका मकसद यही था कि वो ट्रेडिंग करेगा, अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, वो क्योंकि एक मर्चेंट था तो उसका सोचना तो ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27, व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो? थीम क्या है इस नॉवल की? सर्वाइवल एंड सेल्फ रिलायंस, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, लव एंड रिलेशनशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि हमने जाना था, सर्वाइवल एंड सेल्फ रिलायंस। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो? मतलब कि टारगेट ऑडियंस क्या है रॉबिन्सन क्रूसो नॉवल की? तो इसके ऑप्शंस हैं, चाइल्ड एंड यंग एडल्ट, एडल्ट एंड स्कॉलर, सेलर एंड ट्रेवलर्स, कॉलोनिस्ट एंड सेटलर। तो इसका राइट आंसर है एडल्ट एंड स्कॉलर। ये टारगेट किनको टारगेट करके बनाई गई थी? एडल्ट्स और स्कॉलर्स को टारगेट करके बनाई गई थी ये नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, व्हाट इज द लिटरेरी स्टाइल of the novel Robinson Crusoe? Realistic and descriptive, romantic and imaginative, satirical and humorous, philosophical and reflective। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियलिस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव। उसकी जो थीम है, लिटरेरी स्टाइल है, वो रियलिस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद डैनियल डिफोय नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो? मतलब इनकी जो नॉवल है डैनियल डिफोय की रॉबिन्सन क्रूसो, इससे कौन सी लिटरेरी मूवमेंट जो है वो जुड़ी हुई है? ऑप्शंस हैं, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, एनलाइटमेंट और मॉडर्निज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनलाइटमेंट। इस मूवमेंट से इनकी जो ये नॉवल है प्रेरित है या जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डिफोय, जूरी या फिर फ्राइडे? देखिए आप रॉबिन्सन क्रूसो को जानते हैं, डैनियल डिफोय को जानते हैं, फ्राइडे को जानते हैं, जूरी को नहीं जानते हैं आप कौन है। ये जो है
रॉबिन्सन क्रूसो के साथ था, स्लेव था। जब वो 2 साल तक वहाँ पे स्लेव बन के रहा था ना मोरक्को में, वो इसके साथ स्लेव बना हुआ था। मैंने आपको बता दिया क्योंकि देखिए आप बहुत से लोग ऐसे हैं आप में से जो पढ़ के नहीं आए नॉवल को, सीधे एमसीक्यूज पर आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। तो ये वो था, ये उसके साथ भागता भी है और साथ में, तो रॉबिन्सन क्रूसो फिर अलग चला जाता है और ये ज़ूरी अलग चला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शंस पढ़ते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डेफो, ज़ूरी या फ्राइडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्सन क्रूसो। नरेटर कौन बताया गया है, अपनी स्टोरी को रॉबिन्सन क्रूसो ही बता रहा है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ज़ूरी के बारे में मैंने आपको समझा दिया कौन है और कहाँ पर जो है रॉबिन्सन को मिलता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। सर्वाइवल एंड सेल्फ रिलायंस, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, लव एंड रिलेशनशिप, एक्जिस्टेंशलिज्म एंड क्या लिखा हुआ है सर्डिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्जिस्टेंशलिज्म एंड एब्सर्डिज्म। मतलब कि देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक्जिस्टेंशलिज्म का मतलब होता है अस्तित्ववाद और एब्सर्डिज्म का मतलब होता है अर्थहीनवाद। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड नहीं है, ये इसकी थीम्स नहीं है, दैट्स वाई ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दिया हुआ है जैसा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड बाय डेफोए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रियलिज्म इन द नॉवल। कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है ताकि रियलिज्म दिख सके नॉवल में। चलिए ऑप्शंस हैं, सिंबलिज्म, आयरनी, सॉरी इमेजिनरी, आयरनी, जर्नल एंट्रीज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्नल एंट्रीज। ये रियलिज्म को दर्शाता है, जैसे नॉर्मली भी लोग लिखते हैं वैसे इसमें दिखाया गया कि जर्नल एंट्रीज करता था, वो रेगुलर बेसिस पे डायरी जो है लिखता था एवरी डे। द नेक्स्ट है 34, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्राइडे ऑफ फ्राइडे इन द नॉवल। कि जो फ्राइडे का कैरेक्टर है इस नॉवल के अंदर वो क्या दर्शाता है। ही रिप्रेजेंट द कॉलोनियल अदर, ही इज अ सिंबल ऑफ रॉबिन्सन लोनलीनेस, ही इज अ फॉयल ऑफ रॉबिन्सन्स कैरेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। वो ये भी दिखाता है क्योंकि वो वहाँ का नेटिव था जहाँ पे ये लोग फंसे हुए थे, वो उस जगह का नेटिव था, और रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो कॉलोनियल थे, मतलब जैसे कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे ऊपर राज करते थे इंडिया में, वैसे ही वो उनके ऊपर थे। तो वो एक दूसरे के दुश्मन टाइप के थे, बट वो दोस्त की तरह रह रहे थे वहाँ पर। और दूसरा ऑप्शन है कि वो उसकी लोनलीनेस का सिंबल था, वो उसके साथ आ गया था तो उसको लोनलीनेस फील नहीं होती थी, और वो उसका एक फॉयल कैरेक्टर था। मतलब फॉयल कैरेक्टर ऐसा होता है कि जो हीरो है वो उसको दिखाता है, वो जो उसकी पर्सनैलिटी उसको दर्शाता है, अपने आप को वीक दिखा दिया जाता है, जो फॉयल कैरेक्टर उसको वीक दिखा दिया जाता है, और जो मेजर कैरेक्टर होता है उसके कारण उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो यही है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें जो थी दर्शाती हैं फ्राइडे के कैरेक्टर को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो नरेटिव वॉइस। अनरिलायबल एंड सब्जेक्टिव, रियलेबल एंड ऑब्जेक्टिव, स्कैरेटिक एंड आयरनिक, फॉर्मल एंड डिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियलेबल एंड ऑब्जेक्टिव। ये इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, रियलेबल एंड ऑब्जेक्टिव। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप दैट रॉबिन्सन क्रूसो सेल ऑन एट बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल। मतलब सबसे शुरुआत में उस कौन सी शिप में जो है वो सेल करके गया था, मतलब किस शिप में वो गया था, उसका नाम पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सी एडवेंचर, द हिस्पैनियोला, सेंटा मारिया, HMC एंडवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एडवेंचर। सबसे पहले वो इसी शिप में तो गया था जब उसके पापा उसे मना कर रहे थे कि नहीं आप मत जाओ क्योंकि आप फंस सकते हो आइलैंड्स पर, दूसरे आइलैंड्स पर, तो यही नाम था उसका, हम पढ़ चुके हैं पहले। 37 है, विच लिटरेरी टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द नॉवल नरेटिव स्ट्रक्चर, एपिस्टोरी, पिकरिस्क, ऑटोबायोग्राफिकल या डायरिस्टिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायरिस्टिक। मतलब वो डायरीज वहाँ पे लिखते थे ना, तो डायरिस्टिक है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 38 है, what is the historical context in the novel which what is the historical context in which the novel was written? ऑप्शंस हैं, द एनलाइटमेंट, द रिस्टोरेशन, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनलाइटमेंट। हमने अभी पढ़ा था ना कि एनलाइटमेंट मूवमेंट में भी लिखा गया था डेफोए ने अपनी नॉवल को, वही यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ नोबल? द आइलैंड, द फुटप्रिंट। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। द जर्नल, द शिप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द शिप। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कौन सा सिंबल नहीं है नोबल का? उस आइलैंड पे भी रहा, वो फुटप्रिंट भी मिले उसे, जर्नल भी लिखता था। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है। आप ऐसा कीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आई थिंक दिस इज रॉन्ग बिकॉज शिप वॉज ऑल्सो एन एलिमेंट इन द नॉवल, दैट्स वाई। सो प्लीज अवॉइड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो फादर? रॉबिन्सन क्रूसो के फादर का नाम क्या था? मिस्टर क्रूसो, मिस्टर डिफोय, मिस्टर फ्राइडे या नॉट स्पेसिफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, मिस्टर क्रूसो। देखिए जब उसका नाम ही रॉबिन्सन क्रूसो है तो यहाँ पे मिस्टर क्रूसो तो आएगी, उसके पापा का नाम तो वही होगा, उसके पापा का सरनेम वही होगा ना जो उसका सरनेम है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड डिफोय राइटिंग स्टाइल? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, न्यू क्लासिसिज्म या मॉडर्निज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियलिज्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 42, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉवल एंडिंग? मतलब नॉवल की एंडिंग में, नॉवल की एंडिंग जो है वो क्या दर्शाती है? इट मार्क्स रॉबिन्सन क्रूसो रिटर्न टू सिविलाइजेशन। इट हाईलाइट रॉबिन्सन स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैंने आपको बताया ना कि उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो इवोक हो जाती है जब वो आइलैंड पे अकेला रहता है, क्योंकि देखिए जब आप अकेले पड़ जाते हैं तो भगवान से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो वही उसके साथ हुआ था। वो जर्नल्स लिखने लगा था, बाइबल को पढ़ने लगा था, बाइबल की चीज़ों को समझने लगा था। जो जो बक्सा वो अपने साथ ले गया था उसके अंदर बाइबल भी थी, तो वो उसका एक दो पन्ना जो है वो रोज़ पढ़ा करता था। जब आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप एक बार प्लीज़ नॉवल को ज़रूर पढ़िएगा। ज़्यादा आप समरी भी देख सकते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इट एम्फसाइज रॉबिन्सन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन नंबर डी है इट अंडरस्कोर्स रॉबिन्सन इमोशनल आइसोलेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट मार्क्स रिटर्न टू द सिविलाइजेशन। मतलब कि क्या होता है, कैसे जो दिखाते हैं एंडिंग में कि वो अपने जो है घर चला जाता है, वापस अपने घर वापस चला जाता है, और फिर उसके बाद जाने के बाद वो फिर वो उस आइलैंड पर आता है। तब वो देखता है कि वहाँ पे तो बस्ती बसने लगी है, लोग रहने लगे हैं वहाँ पे। अब जैसा वो वहाँ छोड़ कर गया था अब वहाँ वैसा कुछ भी नहीं बचा है। यही सब चीज़ें जो है एंड में दिखाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। इट मार्क रॉबिन्सन्स रिटर्न टू द सिविलाइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफोय राइटिंग स्टाइल? मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से डिफोय की जो राइटिंग स्टाइल है, किस तरीके से, किस लहजे से वो लिखते हैं वो? कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्नेट, सिंपल एंड डायरेक्ट, स्टैटिक एंड आयरनिक, फॉर्मल एंड डिस्टेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंपल एंड डायरेक्ट। आप देख सकते हैं पूरी नॉवेल में जब आप उसे समझेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस दिखाया गया हो, बहुत ज़्यादा अलग सी चीज़ें दिखाई गई। जो उनकी राइटिंग स्टाइल है, लिखने का तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब सिंपल तरीके से उन्होंने हर चीज़ को लिखा हुआ है और डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी नॉवल के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटिव हु बिकम रॉबिन्सन्स कंपेनियन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे। जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि डिजर्टेड आइलैंड पर जो है फ्राइडे उनका कंपेनियन बन जाता है। नेक्स्ट है, विच लिटरेरी टर्म बेस्ट डिस्क्राइब रॉबिन्सन्स रिलेशन विद फ्राइडे? मास्टर स्लेव, फ्रेंड एंड फोए, colonial and colonized, colonizer and colonized, all of the above. The right answer है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए मास्टर और स्लेव का भी उनका रिलेशन था, फ्रेंड एंड फोए का भी, क्योंकि जब वो कॉलोनाइजर हैं और कॉलोनाइज्ड है तो उनका भी था। ये सभी जो हैं इसके ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉवल टाइटल? मतलब नॉवल का जो टाइटल है वो क्या दर्शाता है? इट हाईलाइट्स रॉबिन्सन्स एडवेंचरस स्पिरिट, इट एम्फेसिस रॉबिन्सन्स आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। ऑप्शन नंबर सी है इट अंडरस्कोर्स रॉबिन्सन्स रिसोर्सफुलनेस एंड सर्वाइवल स्किल्स। ऑप्शन नंबर डी, इट मार्क्स रॉबिन्सन्स जर्नी एज अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इट अंडरस्कोर्स रॉबिन्सन्स रिसोर्सफुलनेस एंड सर्वाइवल स्किल। ये जो नॉवेल है क्या दर्शाती है कि अकेले होते हुए भी, वहाँ पे चीज़ें ना होती हुई भी, किस तरीके से रॉबिन्सन ने उस डिजर्टेड आइसलैंड पे सरवाइव किया और अपने रिसोर्सेज को मैनेज किया, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें कैसे जो है उगा पाता था और जो है अपने लिए जोड़ पाता था जिससे वो जिंदा रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 47 बस होने ही वाला है, जल्दी से खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ द नॉवल? सर्वाइवर एंड सेल्फ रिलायंस, colonialism and imperialism, love and relationship, nationalism and patriotism sorry। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। क्योंकि देखिए नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म की बात ही नहीं हुई है। देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना पैट्रियोटिज्म कहलाती है, नेशनलिज्म भी उसी से रिलेटेड होती है। तो इसमें इस नॉवल में इन दोनों चीज़ों की कोई बात नहीं हुई है। हम इन सब की बात कर सकते हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 48 व्हाट इज द लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? मतलब इसका लिटरेरी जो है सिग्निफिकेंस क्या है? ऑप्शंस हैं। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल, इट इज अ क्लासिकल टेल ऑफ एडवेंचर एंड सर्वाइवल, इट इज अ क्रिटिक ऑफ colonials, इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एडवेंचरस नॉवल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल। रॉबिन्सन क्रूसो को सबसे पहली इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है और डेनियल डेफोए को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है, दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन डिड क्रूसो बोर्डेड शिप फॉर लंदन? September 1, 1660, 1666, September 1, 1651, September 5, 1651, September 5, 1650। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, September 1, 1651। मतलब उसने लंदन के लिए जो शिप है वो कब ली थी, कब बोर्ड किया था, ली थी मतलब पकड़ी थी कह सकते हैं आप। हाँ लास्ट क्वेश्चन है। रॉबिन्सन क्रूसो लेफ्ट द आइलैंड आफ्टर 28 ईयर ऑन? किस दिन उसने छोड़ा था? मतलब हमने समय जान लिया कि 28 ईयर, 2 मंथ, 19 डेज, ये नहीं जाना अपन ने कि कब उसने जो है लेफ्ट किया था आइलैंड। तो इसके ऑप्शन हैं जनवरी 11, 1687, जून 11, 1687, दिसंबर 19, 1686, दिसंबर 19, 1687। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 19, 1686। ये हमारे पूरे जो है क्वेश्चन हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है। ये हमारे सारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल BU स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक कमेंट भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, बीच बीच में बहुत सारी जगह पे मेरे साथ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैनी टाइम जो है टंग स्लिप हो जाती है, दैट्स वाई द प्रॉब्लम अराइज। I hope you like the video. If you like it, please like, share and subscribe also. Share it with your friends. Make sure to subscribe the channel. So if you like the video, please make sure to like, share and subscribe. Stay tuned for the next video. Thank you for watching.